गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक डायमेंशनिंग, यानी विमांकन। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी कि डायमेंशनिंग और विमांकन क्या होता है। ठीक है, उसके मैंने कुछ रूल्स बताए आपको, उस रूल्स को आपको पढ़ना होगा। उसके आगे अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि डायमेंशनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम सिस्टम्स ऑफ डायमेंशनिंग के बारे में बात कर रहे थे। सिस्टम्स ऑफ डायमेंशनिंग, दो सिस्टम होते हैं, आप सभी को मैंने बता के रखा हुआ था। अलाइन मेथड और दूसरा होता है यूनिडिरेक्शनल मेथड। ये दो मेथड मैंने आपको बता के रखा हुआ है ना। अलाइन मेथड क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलाइन मेथड से। एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं बताने की कोशिश करती हूँ आपको कि अलाइन मेथड क्या होता है। मान लीजिए एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह का, ठीक है। एक अलाइन के लिए बना लेते हैं और एक यूनिडिरेक्शनल के भी वैसे ही बना लेते हैं हम लोग, सेम टू सेम डायग्राम। ताकि हमको डिफरेंसेस समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये दो डायग्राम हमने बना लिए हैं। अब मैं आपको डिफरेंसेस बताती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाइन मेथड एंड यूनिडायरेक्शनल मेथड। तो अगर हम अलाइन मेथड में डायमेंशनिंग करेंगे तो डायमेंशनिंग आपको पता है, यहाँ से हम एक्सटेंशन लाइन लेंगे। एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ से आएगी, एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ से आएगी। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम नीचे ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर जो भी डायमेंशन है इसका, मान लीजिए हम 20 लेते हैं, उसको इस तरह से लिख देंगे। और वही चीज अगर यूनिडायरेक्शनल में होगी तो कैसे होगी, सेम एक्सटेंशन लाइन हम लेंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे 20 और ये हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये काम बता रहे हैं, हम यूनिडायरेक्शनल के बारे में बात कर रहे हैं। और ये क्या है, अलाइन डायमेंशनिंग। ठीक है, इसके बाद अगर हमको इसकी डायमेंशनिंग देनी है, इसकी डायमेंशन छोटे वाले पार्ट की देनी है, तो ये हम इस तरह से करेंगे। अगर बीच में जगह है तो बीच में लिखेंगे, और अगर नहीं है जगह, जैसे मुझे नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ लिख पाऊंगी, तो मैं यहाँ से हेडर बना करके यहाँ पर लिख दूंगी 10। जबकि यहाँ पर लिखने के लिए मुझे क्या करना है, पहले 10 इस तरह से। ठीक है, फिर इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ से ये हो गया, मान लेते हैं हम इसको 50 ले रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, इसकी हमको डिस्टेंस लेनी है, तो इसमें कैसा होगा, 50। तो ये होगा हमारा अलाइन मेथड और ये यूनिडायरेक्शनल मेथड हो गया। तो दो प्रकार का है, इसको आप डायग्राम के थ्रू आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो दिस वाज द सिस्टम, है ना। ये टाइप्स नहीं है, टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग अलग होता है। टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग में आता है आपका, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग।
टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग दो प्रकार, डायमेंशनिंग जो है दो प्रकार की होती है, ठीक है। टू टाइप्स होते हैं। पहला है आपका साइज डायमेंशनिंग, और दूसरा है लोकेशन डायमेंशनिंग, ठीक है। साइज में किसी भी चीज का साइज पता चलता है, मतलब कितना एमएम का लेंथ है, कितने एमएम का विड्थ है, कितने एमएम का ब्रेड्थ है, और कितने एमएम का डायामीटर है, हमको साइज पता चलता है। लोकेशन का क्या पता चलता है कि इस लाइन की लोकेशन उस लाइन के एस्पेक्ट में कितनी दूर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको ड्राइंग बना करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ड्राइंग बना रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो बन जाए। ठीक है, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे बीच में एक सर्कल बना लेते हैं अपन। एक मिनट, ये एक सर्कल बना लिया हमने। ओके, अब इसकी एक्सिस लाइन भी बना लेते हैं। ये हो गया एक्सिस लाइन, ठीक है। तो अगर मुझे डायमेंशनिंग करनी है साइज में, तो साइज मुझे क्या बताना पड़ेगा कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है। तो मान लीजिए साइज में हम इसको लिख दे रहे हैं एस साइज का है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि इस सर्कल का डायमीटर कितना है। तो मैं यहां से यहां तक का डायरेक्ट लेकर के बता सकती हूँ। जो भी साइज होगा इसको एस बना देते हैं अपन। अब मुझे बताना है, मुझे सर्कल का डायमेंशन तो पता चल गया, पर ये बनेगा कहाँ पर, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसका सेंटर यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो अगर हम इसको ओरिजिन माने 0, तो यहाँ से लेकर के इस एक्सिस की दूरी कितनी है, ये लोकेशन बता रहा है कि कितने दूर में इसको लोकेट करना है। तो ये हो गया हमारा लोकेशन डायमेंशनिंग, ठीक है। मतलब कि किसी के रेस्पेक्ट में किसी भी एक लाइन को हम आधार मानकर उससे हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है, वो चीज बता जब हम बताते हैं तो वो कहलाता है लोकेशन डायमेंशनिंग। और किसी चीज का हम साइज बताते हैं, माप बताते हैं, एग्जैक्ट माप बताते हैं, तो वो कहलाता है हमारा साइज डायमेंशनिंग। और साइज डायमेंशनिंग कहलाता है, साइज बताता है। और लोकेशन डायमेंशनिंग हमको स्थिति बताती है कि उसका स्थिति कहाँ है ना। लोकेशन हमको स्थिति का ज्ञान करवाती है कि वो कहाँ पर स्थित है। और साइज जो है हमको एग्जैक्टली माप बताता है। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए, व्हाट इज पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशनिंग में मैं एक डायग्राम बना करके आपको बताती हूँ व्हाट इज पैरेलल डायमेंशनिंग।
छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ले रही हूँ मैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं मैंने। अगर हम पैरेलल डायमेंशनिंग इसमें करेंगे तो ये कैसे बनेगा? इसकी डायमेंशन हम ले रहे हैं, कुछ भी हो सकती है इसकी डायमेंशनिंग, है ना। इसके बाद हम इसकी भी कुछ डायमेंशनिंग लेंगे, फिर इसकी डायमेंशनिंग, फिर इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये डायमेंशन, फिर ये डायमेंशन। ये नाप कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए ये समांतर लाइन आपस में बन रही है, एक दूसरे समांतर बन रही है, इसीलिए इसको कहते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग। ठीक है, पैरेलल डायमेंशनिंग इस प्रकार की होती है। दूसरा है सेकेंड वन। और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको बताते जा रही हूँ, शॉर्ट नोट्स में बताना पड़ता है उसको हमको, क्वेश्चंस में आते हैं कि 2 नंबर में लिख के बताइए। तो चेन डायमेंशनिंग सेकेंड है हमारे पास में, चेन डायमेंशनिंग। चेन डायमेंशनिंग कैसे होगी, इसके लिए भी एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। छोटे छोटे डायग्राम्स बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। डायग्राम्स को जब एक्यूरेट बनाना होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोगों को भी कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है, वैसे मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो हैव पेशेंस, वी आर गोइंग टू गेट द गुड रिजल्ट्स ऑन दिस, है ना। तो ये छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है चेन डायमेंशनिंग के उदाहरण समझाने के लिए आपको। तो अगर हमको चेन डायमेंशनिंग करनी है तो चेन डायमेंशनिंग में क्या होगा, एक दूसरे से चेन बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले ये हम एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं 15 mm। फिर ये मान लीजिए ये 5 mm का है। फिर ये मान लेते हैं ये 30 mm का है। ये फिर 5 mm का है। ये हो गया फिर से 15 mm। तो एक तरह से चेन बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे चेन डायमेंशनिंग। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डायमेंशनिंग है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग में का उदाहरण बनाने के लिए फिर से मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, आपको मदद मिलेगी उससे। देखिए एमडी का सब्जेक्ट है तो आपको हर जगह डायग्राम ही बनाने हैं, क्योंकि ड्राइंग का ही सब्जेक्ट है ये। तो हमको हर जगह ड्राइंग की ही जरूरत पड़ रही है। विदाउट ड्राइंग आप एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, दैट विल बी ओके, बट अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको आंसर्स के मार्क नहीं मिलेंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। ये छोटे छोटे सर्कल्स में बना रही हूँ, सर्कल्स को एज ए होल हम समझेंगे।
कि वो होल है। ठीक है। और ये कुछ सर्कल्स मैंने बनाए हैं। अब इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले तो एक्सिस लाइन बना लेते हैं। एक्सिस लाइन भी मैं इसी से बनाने की कोशिश करती हूँ। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, ताकि अपने को समझ में आए कि एक्सिस लाइन है। एक्सिस लाइन आपको पता है कैसे बनती है, आपको उसी तरीके से बनानी है मगर, है ना। ये एक्सिस लाइन बन रही है अपनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एक्सिस लाइन। एक्सिस लाइन आपको सभी को पता है, एक्सिस लाइन ऐसे कंटिन्यूस लाइन नहीं बनती है। ध्यान रखेंगे कि एक्सिस लाइन आपकी इस तरह से बनती है। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन लिया हुआ है। तो चलिए, इसे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग कैसे की जाती है। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग के लिए हम सबसे पहले ये ले लेंगे ओरिजिन। ये यहाँ पर हम मान लिया हम लोगों ने 0। तो 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अपन यहाँ लिख देंगे, मान लीजिए 15 mm। फिर इस एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ लिख लेंगे 30 mm। फिर इस एक्सिस की डिस्टेंस 0 से कितनी है, मान लेते हैं 50 mm। इस एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, ये हम मान लेते हैं, चलिए 65। ये डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं 75। ये कितनी है, मान लेते हैं 85। ठीक है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, मतलब 15, 30, 50, 65, 75, 85, इस तरह से 0 से यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, इसको किसी का भी आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस यहाँ हमेशा लेने के लिए आपको हमेशा 0 पे आना पड़ेगा। 0 से 15, 0 से 23, 0 से 3। तो ये लाइन आपको जब आप बनाएंगे, बीच से तो लाइन बना लेंगे, इसके बाद ये लाइन बनाने के बाद ही आपके सर्कल्स जो है, जितने भी एमएम के डायमीटर है या रेडियस है, वो बन पाएगा। तो इस तरह के डायग्राम्स को हम, इस तरह के डायमेंशनिंग को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। ठीक है, इसके बाद एक और टाइप होता है, उसको हम कहेंगे कंबाइंड डायमेंशनिंग। ये सब शॉर्ट नोट्स में आता है, इसलिए आपको इसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। कंबाइंड डायमेंशनिंग, इसके लिए फिर से हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम मैंने लिया है, फिर से इसको हम बनाते हैं।
इसमें कंबाइंड डायमेंशनिंग के टाइप्स हम देखते हैं, कंबाइंड डायमेंशनिंग कैसी होती है। तो इसमें क्या होगा, जो मैंने अभी 3-4 प्रकार आपको बताए हैं, उसमें अपन को वो तीनों चारों प्रकार अपन मिक्स मिक्स करके बना देते हैं। जैसे कि, और अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अपने को पहले ये सोचना है कि अपन यूनिडायरेक्शनल में कर रहे हैं कि अलाइन सिस्टम में कर रहे हैं। तो हम जो भी डायमेंशनिंग करेंगे वो अलाइन करेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड डायमेंशनिंग में ये बात का ध्यान रखना है कि यूनिडायरेक्शनल और कंबाइन को हमको कॉमन नहीं करना है ना। यूनिडायरेक्शनल और अलाइन मेथड, सॉरी, अलाइन को, अलाइन सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया और यूनिडायरेक्शनल जो मैंने आपको पढ़ाया, यूनिडायरेक्शनल और अलाइन को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मिक्स नहीं कर सकते। बाकी ये जो मैंने बाकी आपको 4-5 टाइप का जो बताए हैं उसको हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मान लीजिए कुछ डायमेंशन है, डायमेंशन आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ डायमेंशन है, ये कुछ डायमेंशन है, ये कुछ डायमेंशन है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पैरेलल भी हो रहा है, चेन चेन भी हो रहा है ना। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको जीरो चाहूँ तो मैं प्रोग्रेसिव भी लिख सकती हूँ। तो हम लोग सब मिला करके भी एक डायमेंशनिंग मेथड बना सकते हैं। मगर सब का सब, ये देखिए ये लाइन ऐसी है तो इसका मतलब मैं कौन सा सिस्टम फॉलो कर रही हूँ, अलाइन सिस्टम। और अगर मेरी लाइंस जो है ऐसी ऐसी होती तो इसका मतलब क्या होता, मैं सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फॉलो कर रही हूँ। तो यूनिडायरेक्शनल और अलाइन को मिलाया नहीं जा सकता है ना। हमको मिक्स नहीं करना है, सिर्फ हम ये कंबाइंड सिस्टम, पैरेलल सिस्टम और चेन सिस्टम, प्रोग्रेसिव सिस्टम, हम इनको मिक्स कर सकते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि जैसे कि हाउ टू डायमेंशन, आपके उसमें क्या कहते हैं सिलेबस में दिया हुआ है कि ऐसे सर्कल को डायमेंशन कैसे करते, कैसे किया जाता है। सर्कल का डायमेंशनिंग मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डायमेंशन में, कि हाउ टू डू डायमेंशनिंग इन सर्कल। डायमेंशनिंग करते हो सर्कल में, कैसे डायमेंशन करना है। छोटा सर्कल हो गया, बड़ा सर्कल हो गया, एकदम ही छोटा सर्कल हो गया। ये मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि इनको डायमेंशनिंग करते वक्त किस तरह से हमको डायमेंशन करता है। फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ आपको। अगर एकदम ही छोटा सर्कल है, एक मिनट, ये क्या हो गया, ये हो गई इसकी एक्सेस, ठीक है। ये बड़े वाली की एक्सेस ले लेते हैं। ये उससे बड़े वाली के ले लेते हैं। तो सेंटर माउंट कर देते हैं। इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। ये हो गया, ओके। तो ये सर्कल्स हैं छोटे छोटे, अलग अलग साइज के मैंने लिए। अब इसकी अगर हमको डायमेंशनिंग करनी, तो मैंने जैसे बताया था आपको, छोटे सर्कल की डायमेंशनिंग किस तरह होगी। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और ये हो गया मान लीजिए 10 mm, ठीक है। और अगर, ठीक है, इसके बाद अगर बड़े सर्कल की हम अंदर में भी कर सकते हैं 10 mm। अगर मैंने 10 mm लिया तो मतलब ये 5 लिया मैंने, ठीक है। बड़े सर्कल की हम अंदर ही कर सकते हैं। अगर हम पूरा का पूरा डायमीटर ले रहे हैं तो हमको 5 मेंशन करना है, और फिर यहाँ पर लिखना है अपने को मान लीजिए जो भी हमने लिया है 30 mm, ठीक है। छोटे, अगर यहाँ पर अपने को जगह नहीं हो पा रहा है, मान लो, सॉरी,
ये करके हमको हेडर भी बना सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे अगर मैंने रेडियस लिया है तो R20, ठीक है। ये ब्लैक वाला मत कंसिडर कीजिएगा, दूसरा ब्लैक वाला कंसिडर कीजिए। तो सर्कल का डायमेंशनिंग इस प्रकार से होता है। फिर हम देखते हैं आर्क का डायमेंशनिंग कैसे होता है। अरे यार, ये डायग्राम अपने आप इतना बड़ा कैसे हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। एक छोटा सा आर्क बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ताकि परफेक्टली मैं आपको समझा पाऊँ। मान लीजिए ये हमारा आर्क है, ठीक है। तो आर्क की डायमेंशनिंग करते वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हम या एंगल बता देंगे कितना है। मान लो 50 डिग्री, ये एंगल जो होगा ना, ये वाला एंगल, ये हमको बताना है कि ये कितना हमने लिया हुआ है आर्क की डायमेंशनिंग करते वक्त। छोटा एंगल, बड़ा एंगल, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद स्फीयर की डायमेंशनिंग करनी है तो स्फीयर की डायमेंशनिंग करते हैं तो देखिए ये एक स्फीयर है ना, जिसको हर तरफ से घुमाएंगे तो ये गोल ही नजर आएगा। ये एक स्फीयर बनाया मैंने। स्फीयर की डायमेंशनिंग करनी है अपने को तो दिख रहा है, ये स्फीयर दिख रहा है, गोल है, बॉल के शेप में। तो इसकी डायमेंशनिंग करना है अपने को, तो फिर से यहाँ से एक लाइन ले लेंगे सीधा, अपना डायमेंशन से यहाँ से एक लाइन ले लेंगे। इसको अपने को क्या करना पड़ता है, क्योंकि सर्कल और स्फीयर का ओरिएंटेशन एक जैसा होता है ना। तो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ता है कि ये एक स्फीयर है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको स्फीयर की डायमेंशनिंग करते वक्त, स्फीयर कितने डायमीटर का, 30 डायमीटर का, मान लो ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो रेडियस, सर्कल में आपको रेडियस और फाई, आर और फाई लिखना पड़ता है, यहाँ पे स्फीयर लिखना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि काउंटर शंक, काउंटर शंक की डायमेंशनिंग कैसे की जाती है। तो उसके लिए छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, बन जाए तो। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये मैं हैचिंग बनाने जा रही हूँ।
डायग्राम्स बनाते वक्त बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो हैचिंग बनाते वक्त आपको ध्यान देना है कि 45 डिग्री पे इंक्लाइन रहे लाइन, ऑब्जेक्ट को क्रॉस ना करे। मैं डायग्राम्स बना रही हूँ फिर भी गड़बड़ हो ही रहा है, तो आप लोग को बहुत ध्यान से सावधानी से इसको बनाना होता है। चार घंटे का आप लोग का पेपर रहेगा। उस वक्त आप लोगों को बहुत इत्मीनान से सारी चीज़ों को याद करके इसका डायग्राम क्या बनाना है, कैसा बनाना है, ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए प्रैक्टिस क्लास में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, कि आपको जब भी समय मिले आप बैठ करके ड्राइंग के सब्जेक्ट्स या जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हें पढ़ें। सो दिस इज अ काउंटर शंक आई हैव मेड, है ना। तो काउंटर शंक की डायमेंशनिंग हम कैसे करेंगे, हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। काउंटर शंक की डायमेंशनिंग करते वक्त अपने को क्या करना है, ये सबसे पहले हम एंगल बता देंगे कि ये एंगल कितना है। मान लीजिए लिया हुआ है 58 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमको इसकी डीप डीप बताना है कि ये कितना डीप है। मान लीजिए हमने इसको ले लिया है 8। फिर ये लेंथ बतानी है, ये हाइट बतानी है अपने को, ये कितना लेना है अपने को, ये हाइट बताएंगे आप लोग, और उसके बाद इसकी रेडियस बताएंगे। ये काउंटर शंक मतलब क्या है, आप लोग जो नेल कील होता है ना, वो कील का डेप्थ है ये, ठीक है। इसको हमको बताना है। मान लीजिए हमने ले लिया 510, तो ये हो गया काउंटर शंक। काउंटर बोर भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं काउंटर बोर का डायमेंशनिंग हम कैसे कर सकते हैं। काउंटर बोर भी एक सिंपल सा यहीं पे डायग्राम बना देती हूँ मैं। उस तरह से बनाने से बहुत टाइम लगता है जो वेस्ट हो रहा है। टॉपिक कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गया डायमेंशन। यहाँ पर आप लोग हैचिंग कर लेंगे। तो शंक और बोर में समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या होता है। शंक में आपका एंगुलर रहेगा, ये एंगल है, और यहाँ पर आपको बोर दिखाई देगा, ठीक है। मगर दोनों सर्कुलर शेप में है, ये सेक्शनिंग की हुई है, इसका मतलब ये सर्कुलर शेप में होगा। तो उनको इसको बताना है कि डायमेंशनिंग कैसी होगी। तो सबसे पहले हम इसका डाया बता देंगे। मान लो हमने 5 लिया, 10 लिया है, इसको ले लिया है 5। फिर इसकी डेप्थ बता देंगे। मान लेते हैं हम इसको ले लेते हैं 6, और इसकी लेंथ बता देंगे। तो ये हो गया हमारा काउंटर शंक, काउंटर बोर, सर्कल, आर्क और स्फीयर का डायमेंशनिंग का मेथड, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे आपको, कि जैसे काउंटर शंक इस तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं कि 520 CSK at 90 डिग्री टू 530, इसका काउंटर शंक। CSK मतलब होता है काउंटर शंक, ओके। और अगर CBR लिखा होता है तो इसका मतलब होता है काउंटर बोर। तो अगर CSK लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि हमको काउंटर शंक बनाना है। काउंटर शंक का शेप कैसा होता है, ये ये होता है काउंटर शंक, है ना। तो हमको ऐसे ही वाला बनाना है। तो इसमें काउंटर शंक का भी क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 520 CSK एट 90 डिग्री टू 30 डिग्री। तो हम इसको कैसे बनाएंगे काउंटर शंक को। मैं नाप नहीं रही हूँ, आप इसको एग्जैक्टली नाप करके बनाइएगा। ये मेरा काउंटर शंक का शेप आ गया। जो भी हमारे पास हैचिंग है वो हम हैचिंग कर लेंगे, जैसे भी हमको करना है।
जो मैंने मेथड्स बताए हैं आपको। अब क्या बोला है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये वाला एंगल है ना। 90 डिग्री का मतलब होगा हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। फाई 30 डिग्री। अब देखो दो फाई दिया हुआ है, एक दिया है 20, एक 30, तो बड़ा वाला फाई कौन सा होगा, ये वाला। तो इसका डायमीटर हम ले लेंगे फाई 30 और 20, बचा कौन सा 20 डिग्री, 20 वाला, तो ये होगा हमारा फाई 20। तो ये हो गया हमारा काउंटर शंक, ठीक है। इसके बीच से हम एक्सेस भी बना लेंगे इस तरह से। अब इसी में अगर काउंटर बोर आएगा तो काउंटर बोर का मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो 15 CBR 520 डीप 15। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दिया, तो काउंटर बोर का शेप हमको पता है इस तरह से होता है। तो काउंटर बोर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेप बना लेंगे। शेप बनाते वक्त हम नाप लेंगे कि कितना कितना है, तो हमको शेप को ध्यान में रखते हुए बनाना है। ये लेंथ आप कितनी भी ले सकते हैं, है ना। हमको खाली काउंटर बोर पर ध्यान देना है। तो मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस बना लूंगी 20 mm की। फाई 20, बड़ा फाई 20 है ना। ये बन गया। इसके बाद अच्छा सॉरी, यहाँ पर 5 ही है ना। 515 CBR 520 50 mm डीप। तो ये वाला जो डिप डेप्थ है, ये वाला डेप्थ, इसको हम ले लेंगे 15। ओके। फिर 515, बड़ा वाला 20 लिया हमने, तो छोटा वाला हमारा ये होगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर हैचिंग आ जाएगी। ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बार बार आते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। तो ये है डायमेंशनिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बचेगा आपका फिट, टॉलरेंस और लिमिट। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।